दोस्तों, आज की क्लास में हम टैक्सेशन के पेपर का जो सितंबर 25 में पूछा गया था उसका जीएसटी वाला पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जनवरी 26 और मई 26 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये उसी सीरीज की तीसरा क्वेश्चन पेपर है सितंबर 25 का। इसमें हम एमसीक्यू और जो क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव दोनों डिस्कस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमेशा 10 नंबर का तो आता ही आता है, ज़्यादा का भी आ सकता है, 15 नंबर का भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मली दो पार्ट आते हैं, एक 10 नंबर का, एक 5 नंबर का। मिस्टर करण, बेटा इनका नाम है करण, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है कोची केरला स्टेट में, और ये प्रोवाइड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई रिसीव, कितनी इन्होंने सप्लाई रिसीव की है और कितनी इन्होंने सप्लाई मेड की है, मतलब कितनी इनकी आउटवर्ड सप्लाई है और कितनी इनकी इनवर्ड सप्लाई है, उसकी जानकारी इन्होंने हमको दी है। और ये फरवरी मंथ की जानकारी दी है। अब आगे ये बोलते हैं ऑन 5 फरवरी सप्लाई किया है इन्होंने गुड्स टू जारा एंटरप्राइजेस, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है बीकानेर में, राजस्थान। डिस्काउंट ऑफर किया 10% को जारा एंटरप्राइजेस को, और इस इनवाइस प्राइस पर एज पर द प्री एग्रीमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवाइस। मगर प्री एग्रीमेंट है, मगर जब इनवाइस बनाया गया था तब इनवाइस में डिस्काउंट नहीं दिया गया था। तो होता है ऐसा, इनवाइस बना दिया 2 लाख का और फिर हमने कहा ये कंडीशन आप पूरी कर देना, तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इसका प्री एग्रीमेंट है और इसके लिए सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा। तो डिस्काउंट देने के लिए इन्होंने इस इनवाइस के अगेंस्ट क्या इशू कर दिया, क्रेडिट नोट। कौन सी तारीख को, 28 फरवरी को। सेम मंथ में ये काम हो गया। तो इस केस में 2 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख में से 10% डिस्काउंट माइनस करके 1,80,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्री एग्रीमेंट है। ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवाइस का मतलब समझते हो क्या है? देखो मैं समझाता हूं। ये इनवाइस बना बेटा, इनवाइस में जब उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखाया तो वो 2 लाख दिखाया और उस पर जीएसटी चार्ज कर लिया, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि हमको, ये तो था हमने कहा था कि अगर आप ये कंडीशंस पूरी कर दो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, मगर पहले से हमने ऑफर तो किया था मगर इनवाइस में डिस्काउंट नहीं दिया था। 28 फरवरी को हमारे रेसिपेंट ने कहा, जारा एंटरप्राइजेस ने, कि सर मैंने आपके दिए गए चैलेंज को, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर दिया है, तो अब आप मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। हमने उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट इशू किया, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लेंगे और जारा अपना टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देगा। ऑल्दो जारा को टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जारा जो है वो कैसी फर्म है, अनरजिस्टर्ड। तो हम आसानी से अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि सेम मंथ में काम हो गया इसलिए कोई इशू भी नहीं आएगा। तो 2 लाख की जगह हम कितने पे टैक्स देंगे, 1,80,000 रुपये पर। जारा है बीकानेर का और बेटा हम कहाँ के हैं देखना, कोची केरला के, इसलिए इस पर जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा और रेट 18% क्वेश्चन के लास्ट में दिया होगा। ठीक है, वो देख लेंगे। 12 दिया होगा तो 12% ले लेंगे, अभी हम मान के चल रहे। मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी टू कूल एंड कंपनी, कूल एंड कंपनी को सप्लाई की है, रजिस्टर्ड है स्टेट ऑफ केरला में। मशीनरी इंस्टॉल हुई है तमिलनाडु में। देखिए इंस्टॉलेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाती है जहां वो काम हुआ है। तो तमिलनाडु में प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसलिए सप्लायर है केरला में, प्लेस ऑफ सप्लाई है तमिलनाडु में, इसलिए इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे और इसके ऊपर भी 18% के रेट से जीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है कि हमने प्रोवाइड किए सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल ऑन द मंथली बेसिस ऑफ सेंट पीटर हाई स्कूल। आप एग्जामिशन के चैप्टर में जाना, वहाँ एजुकेशनल सर्विसेज हैं, उनकी एग्जामिशन में आप देखना, उनमें एग्जामिशन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल के लिए, ठीक है ना, जो आपके वो होते हैं ना प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, उनमें वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। मगर यहाँ तो सेंट पीटर हाई स्कूल है,
10वीं 12वीं क्लास तक का स्कूल है, इस पर इस केस में इस सर्विस पर सप्लायर हमसे जीएसटी चार्ज करेगा। मतलब हमने प्रोवाइड किए सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की किसको, सेंट पीटर हाई स्कूल को। ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती है हमारी। अगर ये सेंट पीटर हाई स्कूल की जगह आईसीएआई होता, आईसीएमए होता, इस पर जीएसटी लगेगा। और ये केरला का है तो इस पर जीएसटी लगेगा 9%। 9%। इसके बाद हमने रेंट पर दिया है, क्या दिया है रेंट पर हमने, बेटा ये समझ में आ रहा है ना 25,000 वाला बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाली बात। और अगर ये एग्जेम्प्ट होता तो कब होता, जब हम इसको देते जो प्रोफेशनल होते हैं ना, हाँ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। अप टू हायर सेकेंडरी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता। ये बेटा मैंने पढ़ाया है, नहीं आप शक की निगाहों से देख रहे हैं ना, मैं आपकी शक दूर करना चाहता हूं। ये है देखिए एग्जेम्प्ट इनपुट सर्विस, ये लिखा है प्री स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी सेंट पीटर इसमें आएगा। और यहां देखिए जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल है ये एग्जेम्प्ट होता है उन लोगों के लिए जो एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया दे रहे हैं। सो सेंट पीटर के लिए ये सर्विस जो इनपुट सर्विस है सेंट पीटर के लिए वो एग्जेम्प्ट है। तो करण तो सर्विस दे रहा है ना, तो अगर स्कूल के लिए वो एग्जेम्प्ट नहीं है, स्कूल के लिए टैक्सेबल है, तो करण के लिए प्रोवाइडर के लिए भी तो टैक्सेबल हुई था। बोलो बेटा। हो सकता है कि कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हों कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं फिर से बोलता हूं। बेटा क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में सप्लायर करण है। करण कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। करण सर्विसेज दे रहा है किसकी, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की, मैगजीन की। अगर करण यही जर्नल इन लोगों को देता, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग, तो करण की सप्लाई एग्जेम्प्ट होती और इन इंस्टीट्यूट वालों के लिए वो इनवर्ट सप्लाई होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो यहां हमने भले ही लिखा है एग्जेम्प्ट इनपुट सर्विस, तो यहां एग्जेम्प्ट इनपुट सर्विस हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एंगल से कह रहे हैं। अगर कोई चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए एग्जेम्प्ट है तो सप्लायर के लिए भी तो एग्जेम्प्ट होगी। भाई मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, आपके लिए एग्जेम्प्ट तभी तो होगी जब मेरी सर्विस पर, मेरी सप्लाई पर जीएसटी ना लगता हो। तो करण ने ये सर्विस किसको दी है, हायर सेकेंडरी स्कूल वालों को, और यहाँ पे ऑनलाइन जर्नल पर एग्जेम्पशन नहीं है, इसलिए करण को इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अब आगे देखो, इसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो थ्रीसर में है केरला में, टू सेफ वोल्ट लिमिटेड ऑफ केरला, जो कि इन विच ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये फिर वैसे ही आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, जैसा एक क्वेश्चन में और आया था। और बेटा यहां पर इसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब प्राइवेट कैपेसिटी में इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, और वो की है कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है किसको, सेफ वोल्ट लिमिटेड को। हम मान के चलते हैं सेफ वोल्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड होगा। अगर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो इसको भाई आप ये बताइए हमारी कंपनी करण जो है वो रजिस्टर्ड, करण रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऊपर देखिए करण रजिस्टर्ड सप्लायर है। अब रेसिपेंट क्या है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है ना, तो जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लायर पे ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा इस केस में। ये क्लैरिफिकेशन है। एक ईयर का हम क्वेश्चन कर रहे थे मई 26 का आई थिंक, उसमें भी ऐसे ही था, मगर वहां पे जो डायरेक्टर साहब थे वो अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है ना, मई 26 में वहां डायरेक्टर साहब अनरजिस्टर्ड थे, इसलिए वो क्लैरिफिकेशन में कवर नहीं हो पाए थे।
तो देखिए अब मैं दोबारा बता देता हूं, एक डायरेक्टर जब किसी कंपनी को सर्विसेज देता है डायरेक्टरशिप की, तो उस पर लगता है रिवर्स चार्ज। एक डायरेक्टर ने डायरेक्टरशिप की सर्विस दी, तो जो उसको रेम्यूनरेशन मिला, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, ठीक है। डायरेक्टर अगर डायरेक्टरशिप की सर्विस देता है और कंपनी उस सर्विस के बदले में देने वाली सैलरी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए सैलरी शो करती है, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, फिर डायरेक्टर उस कंपनी का एम्प्लॉई है। बट डायरेक्टर द्वारा दी गई सर्विसेज पर जो सैलरी कंपनी द्वारा दी जाती है, वो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए प्रोफेशनल सर्विस दिखाती है, तो डायरेक्टर की इस सर्विस पर कंपनी को जीएसटी देना अंडर रिवर्स चार्ज। तीसरा पॉइंट, डायरेक्टर अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देता है, तो इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इस पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। क्या लगेगा? मगर डायरेक्टर उसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। करण यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, ऊपर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर करण यहाँ रजिस्टर्ड ना होता, करण यहाँ रजिस्टर्ड ना होता, तो फिर हम एंट्री नंबर एक 5AB है, फिर उसे देखते, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मई 26 में ऐसे ही हुआ था, और फिर रिवर्स चार्ज लगता, फिर वो डायरेक्टरशिप की सर्विस में ना आता, फिर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है ना। तो यहां पर 70,000 रुपए पर ये जीएसटी देगा, 9% के रेट से सीजीएसटी और 9% के रेट से एसजीएसटी। इज इट ओके? इसके बाद आता है सप्लाई किया है कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म टू रसूल टी एस्टेट मुंबई, सॉरी सिचुएटेड एट मुन्नार केरला। मुन्नार केरला में एक शहर है बहुत खूबसूरत, बेटा वहां पे आपको देना है, ठीक है ना। क्या है यहां लिखा हुआ है, सप्लाई की है कंसाइनमेंट ऑफिस यूनिफॉर्म। आपने ऑफिस यूनिफॉर्म, एक रसूल टी एस्टेट है सिचुएटेड है मुन्नार में, उनको सप्लाई की है बेटा, और ये सप्लाई कितने की है? 2 लाख रुपए की। इसके बारे में, इस पे जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, मगर इसके बारे में ना एक इंफॉर्मेशन दी है इस जगह पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू मुन्नार, जो कि हिल स्टेशन है, लोकल लेवी लगती है ग्रीन टैक्स की, कितने की? 10,000 की। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में लिखा हुआ है कि कोई टैक्स हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करते, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी सेस के नाम पर। मगर उसके एक सेक्शन है 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, उसमें लिखा हुआ है कि कोई टैक्स जो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है उसको ऐड किया जाता है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में म्युनिसिपल टैक्स। सिमिलरली यहाँ जो ग्रीन टैक्स के नाम से 10,000 है, ये बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा यहाँ पर, और ये बनेगा 2,10,000, फिर 2,10,000 पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9% की रेट से। ठीक है, सेक्शन मैंने बता दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है जी क्या, पेमेंट किया हमने किसको? केरला। पेमेंट मेड टू मिस्टर मनीष, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं बेंगलुरु के, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एट कोची। इनको हमने पेमेंट की है, कहां पर? ये कोची के हैं, और स्टाफ क्वार्टर बनाए, और इनको हमने कैपिटलाइज किया है, कोई डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं किया। तो बेटा ये स्टाफ क्वार्टर ये एक प्रकार का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेमेंट की जाती है उसका कोई आईटीसी नहीं मिलता। यहां हम सप्लायर नहीं है, यहां पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर करण जो है वो क्या है? रेसिपिएंट है। बात समझने आ रही है? नहीं, क्या है? रेसिपिएंट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस करण ने ली है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। सिर्फ एक ही जगह पर आईटीसी मिल जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, जब कोई आपने फाउंडेशन बनवाई हो प्लांट एंड मशीनरी को माउंट करने के लिए, ठीक है, चाहे उसको कैपिटलाइज कर दें तब भी आईटीसी मिल जाएगा। करण प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, मंथ में ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई 13,000 की थी, वाज मेड अगेंस्ट रिडेम्पशन ऑफ फूड कूपन, इशू किया था दिसंबर में। अब देखना ये कौन से मंथ का कर रहे हैं आप कैलकुलेशन? फरवरी का। कूपन कब इशू किया था? दिसंबर में। फॉर यूज अगेंस्ट स्पेसिफिक पिज्जा अवेलेबल इन फूड कोर्ट, और कूपन वैलिड था टिल 28 फरवरी। तो बेटा आप क्वेश्चन उठता है क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? देखिए जब कूपन इशू हुआ होगा तब भी जीएसटी नहीं लगेगा,
जब कूपन रिडीम होगा तब लगेगा। तो आप बताइए कहीं इस पार्ट में दिया है कि रिडेम्पशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं लिखा। अगर इसमें कह देता कि 28 फरवरी के महीने में रिडीम हो गया तो इस 13,000 पर जीएसटी लगता। वाउचर को बेटा सप्लाई नहीं माना जाता, एक जगह वाउचर को सप्लाई नहीं माना जाता और एक जगह उसको एक्शनेबल क्लेम में कंसीडर किया जाता है। तो वाउचर इशू होने पर कोई जीएसटी नहीं लगता, ये याद रखिएगा। वाउचर जब रिडीम होगा तो उस मंथ में जीएसटी लगेगा। इस पार्ट में कहीं नहीं दिया हुआ वाउचर रिडीम। अच्छा एक और मैं बात बताऊं, जब ये क्वेश्चन आया था सितंबर 2025 में, उस समय वाउचर के इशू होने पर जीएसटी लगता था। इसलिए इसका अगर आप कोई सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो उसमें जो रीजन लिखा होगा वो गलत लिखा होगा, आप वहां से रीजन नहीं देखेंगे इसका। अब तो आप ये लिखेंगे इश्यू ऑफ वाउचर इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई। अब इसका रीजन ये है, ठीक है। पुराने लॉ में ये होता था कि ये दिसंबर में इशू हुआ था वाउचर, तभी इसको सप्लाई मान लिया गया होगा, फरवरी में दोबारा नहीं माना जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जब वाउचर इशू हुआ होगा ना दिसंबर में, तब इसको सप्लाई नहीं माना गया होगा। हम फरवरी में मानेंगे, मगर कब? जब उसको रिडीम किया गया, उसके बदले में पिज्जा ले लिया गया, हम पिज्जा को सप्लाई मानेंगे। वाउचर हमारे लिए सप्लाई नहीं है। अब यहां पे पिज्जा भी नहीं लिया गया, इसलिए नो सप्लाई। अब आज का हमारा आंसर ये नो सप्लाई। तो आपको ट्रीटमेंट तो एक दिखाई देगा जो पुराना सजेस्टेड होगा, मगर लॉ अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद आता है जी पॉइंट आपका, Mr. Karan was advised by his accountant that since he is a director in the company to whom he let out his property, GST is to be paid by the company under reverse charge। नहीं, वो गलत कह रही है कंपनी, अंडर रिवर्स चार्ज नहीं देना, क्योंकि ये पर्सनल कैपेसिटी में इन्होंने सर्विस दी है, कंपनी को सप्लाई दी है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी, इस पर मिस्टर करण को ही टैक्स देना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बताओगे बेटा आउटपुट टैक्स क्या क्या आएगा? जरा वहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 18 लाख का 18% आ जाएगा आईजीएसटी, बोलो बेटा। और 25,000 और 70,000 कितना होगा? 95,000 और 2,10,000। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये सितंबर 2025 का क्वेश्चन है। आप चेक करिएगा, जो मैं अमाउंट बता रहा हूं आपको, 25,000, 70,000, 95,000 प्लस 2,10,000, 3,05,000 का बेटा 9% निकालिए। 3,05,000 का 9%, 27,450 आएगा। इतना ही सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी। और अब निकालिए आईजीएसटी। आईजीएसटी निकलेगा 6 लाख पर और 1,80,000 पर। 7,80,000 का 18% निकालिए, 7,80,000 का 1,40,400। आईटीसी आएगा 30,000। 30,000 पता है कौन सा आईटीसी? ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आईटीसी का, चेक करिए, सीजीएसटी का और आईजीएसटी का, इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बस यही आईटीसी है, इसमें और कोई आईटीसी नहीं है। तो पहले ही आईटीसी हम इससे लेंगे, बाकी 10,000 जो बचेगा वो इससे लेंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना? तो हमें जीएसटी पेबल निकालना है इन कैश। तो याद रखिएगा जीएसटी पेबल इन कैश मिनिमम निकालते हैं। तो 1,50,000 में से आईजीएसटी का ये बन रहा है बेटा सीजीएसटी, ये है बेटा एसजीएसटी और ये है बेटा आईजीएसटी। आप पूरी कैलकुलेशन दिखाना, मैंने इन शॉर्ट आंसर दे दिया है। 1,50 का 1,40,400 से एडजस्ट कर लेना, 9,600 बचेगा, वो क्रेडिट इससे ले लेना, बाकी ये कैश में देना पड़ेगा और इसका टैक्स नील हो जाएगा। जो इसका फालतू क्रेडिट बचेगा वो नेक्स्ट मंथ पर हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। चलिए अब है जी दूसरा क्वेश्चन, इसका 7 का बी पार्ट देखिए। मैसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन Private Limited, a registered dealer of Mumbai, furnishes you the following information for the month of February। इंट्रा स्टेट सेल है इनकी 2 लाख रुपए की, जिसमें से 50,000 जनवरी में रिसीव हुआ था। बेटा देखिए, जब गुड्स के केस में एडवांस मिलता है ना, तब टैक्स नहीं देना होता, जब सप्लाई होती है तब टैक्स देना होता है। तो सप्लाई तो अब हुई है ना बेटा फरवरी में,
तो अब आपको पूरे 2 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा 9% के रेट से। जो 50,000 पहले मिला होगा इस पर आपने कोई टैक्स नहीं दिया होगा जनवरी में, जब इसके अगेंस्ट आपने सप्लाई की तो गुड्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स माना जाता है, यानी कि जो रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है तब टाइम ऑफ सप्लाई होता है, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड। एडवांस को कंसीडर नहीं करते हम गुड्स के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई में। तो यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए पर जीएसटी फरवरी के महीने में लगेगा। 50,000 पे जो एडवांस मिला होगा जनवरी में उसमें उस समय जीएसटी नहीं लगा होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा है प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विस इन मुंबई विद चार्जेस पर पर्सन पर मंथ। 18,000 रुपए के हमने दिया और एकोमोडेशन जो है वो सप्लाइड है फॉर ए मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 99 डेज और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, 20,000 रुपए का अगर आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करें और वो एकोमोडेशन मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड के लिए, कंटिन्यूअस पीरियड जैसे यहां लिखा ना कंटिन्यूअस पीरियड, वो मिनिमम 90 डेज के लिए हो, तो देखिए 99 डेज के लिए, तो ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। मगर यहाँ पे जो पर पर्सन आप चार्जेस ले रहे हैं वो लेस देन क्या है बेटा 20,000, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एकोमोडेशन के केस में। तो एकोमोडेशन सर्विस जो प्रोवाइड हुई है अगर उसका अमाउंट 20,000 रुपये या उससे कम है पर पर्सन पर मंथ तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर 20,000 पर पर्सन पर मंथ से कम है और उसका जो कंटिन्यूस पीरियड है वो कितने दिन तक है 90 डेज तक। यहाँ तो वैसे 99 था तो पीरियड तो ज़्यादा था मगर अमाउंट कम। अगर अमाउंट भी ज़्यादा होता और पीरियड भी ज़्यादा होता तो फिर जीएसटी लगता। एक स्टूडेंट हमसे कह रहा था कि सर जहाँ ये 20,000 वाली बात आपने अपने नोट्स में लिखी है वहाँ आपने 2,000 लिख दिया है। तो देखो बेटा एक जीरो कहीं पे भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लिखने में एरर छोटी मोटी हो जाती है। आप लोग भी इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। आपने बताया उसके लिए थैंक यू। आइए तीसरा नंबर देखिए, रिसीव फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। हम पता नहीं मई का या जनवरी का क्वेश्चन कर रहे थे एक, उसमें यहाँ पे कमर्शियल आया था, यहाँ पे क्या है रेसिडेंशियल यूनिट। अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बताइए कितने की सर्विस है 50,000 की। बताइए इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे नहीं लगेगा क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिट है, मगर यहाँ लिखा है अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अदर देन ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अलावा कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है कमर्शियल, और कमर्शियल पे जीएसटी लगता है। एक बार इसको कमर्शियल कर दिया एक पेपर में, दूसरे पेपर में इसको कमर्शियल कर दिया। आप देखिए वो जानते हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं, जब तक ये सही नहीं करेंगे हम इसी को पूछते रहेंगे। बोलो तो इस पर जीएसटी लगेगा बेटा 9% के रेट से, 9% लगेगा। अदर देन रेसिडेंशियल है ना बेटा, रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का हो तो जीएसटी नहीं है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक आई थिंक मई 26 का क्वेश्चन था, उसमें था प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कमर्शियल यूनिट, इसलिए टैक्स किया था। यहां है तो रेसिडेंशियल मगर ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। यहां लिखा ना अदरवाइज, अदर देन मतलब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ और है, तो कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। प्रोफेशनल फी पे की हमने किसके लिए, प्रोफेशनल फीस पेड फॉर टैक्सेबल सर्विस। तो बेटा ये हो गया। अच्छा इसके बाद आता है ये प्रोफेशनल फीस वाला। प्रोफेशनल फीस पे की है फॉर टैक्सेबल सर्विस टू मिस्टर उड़ान मेहता, लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की तरह कंसीडर किया जाएगा। बेटा हमने फी पे की है टैक्सेबल सर्विसेज को मिस्टर उड़ान को। तो बेटा याद रखना जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होता है यानी कि अपनी टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर, उसको हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जो जीएसटी लगता है वो आईजीएसटी होता है। इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, वैसे भी दिया हुआ है यहाँ पे इंटर स्टेट, तो इस पर सीधा हम
18% के रेट से IGST लगाएंगे और इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मगर ये हमने प्रोफेशनल फ़ी पे की है मिस्टर उड़ान मेहता को, जो लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। अब ये तो व्यक्ति आएगा नहीं यहाँ टैक्स देने के लिए, इसलिए इसका हमको RCM में टैक्स देना है और साथ में हमको इसका ITC भी मिल जाएगा। ठीक है, RCM में हमको क्या देना है? इसका टैक्स देना है। बोलो हाँ या ना। टर्नओवर मैसर्स ABC कॉरपोरेशन की 2 करोड़ है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। कंप्यूट करना है GST लाइबिलिटी ऑफ मैसर्स ABC कॉरपोरेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025। एज्यूम रेट ऑफ CGST दिया हुआ है। करेक्ट लीगल प्रोविजन और इंडिविजुअल टैक्स अमाउंट फॉर ईच आइटम शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, क्या बताना है हमको। GST लाइबिलिटी ना, चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5 का B। सितंबर 2025 में आया था ये क्वेश्चन भी। तो पर्टिकुलर CGST, SGST, IGST। तो पहले हम यहां लिख देते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में बताइए क्या क्या आएगा। नंबर 1 इंट्रा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। कितने की थी बेटा? 2 लाख की। इंट्रा थी तो 9%, 2 लाख का 9%, ये हो गया 18,000। ठीक है, और पूरे इस पे लगेगा एडवांस नॉट टैक्सेबल इन जनवरी में टैक्सेबल नहीं होगा एडवांस। फिर आता है एकोमोडेशन। कहाँ प्रोवाइड किया गया था एकोमोडेशन? कहाँ पे? मुंबई में। ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। सिंस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन and it is supplied for a continuous period of। अगर कहीं पर भी कंटिन्यूस पीरियड 90 डेज का हो और चार्जेस 20,000 रुपये उससे कम लिए जाएं तो वो सप्लाई क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। अगर यहाँ पे ये अमाउंट 20,000 से ज़्यादा होता तो ये क्या होता? फिर टैक्सेबल होता। इसके बाद क्या था जी? एक और सप्लाई थी, कौन सी? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। कितने का था? वो टैक्सेबल था सिंस कॉन्ट्रैक्ट था ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट other than
रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बताइए कितने का था? 50,000 का था। 50,000 पे 9%, 4,500, 4,500 और यहाँ पे डैश। उसके बाद बताइए क्या था बेटा? प्रोफेशनल फीस, आउटपुट टैक्स तो यही है बस, इसको टोटल कर दीजिए। टोटल आउटपुट टैक्स, इसको हम कैपिटल ए कहेंगे। 4,500 और 18,000 कितना बनेगा? 22,500, 22,500 और ये नील। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। देखना कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था क्या? कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं। प्रोफेशनल फीस पेड टू उड़ान मेहता, ठीक है। तो ये एक पर्सन है जो लोकेटेड है कहाँ पर? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? टैक्स टू बी पेड, क्या नाम था हमारी कंपनी का? हमें बताना कि अच्छा यहाँ कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं इसका कब? प्रोफेशनल फी तो पे की है ना हमने 70,000 की। कितना है बनेगा इसका? प्रोफेशनल फी पे की है हमने और ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो टैक्स टू बी पेड, क्या नाम है कंपनी का बेटा? बाई रेसिपेंट अंडर RCM, ठीक है ना। कितना है? 70,000। 70,000 का बेटा 18% कितना बनेगा? 12,600, ठीक है। ये बन गया आपका टोटल ITC। सुन लो बेटा पहले। और रिवर्स चार्ज में दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। अब क्या निकालेंगे हम? आउटपुट टैक्स 22,500, 22,500 और नील। यहां से माइनस करेंगे बेटा क्या? ITC 12,600 किसी एक जगह से माइनस कर दो आप, जहां से आपको सही लगे, ठीक है। सुन तो लो, कहीं से भी माइनस कर दोगे आप। ये तो डैश डैश कितना आ रहा है? 12,600 बोलो। और मान लीजिए 12,600 माइनस कर देते हैं 6,000। नहीं, यहां से तो माइनस करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ का कोई टैक्स नहीं। ये ITC लिया आपने किसका? ये आ गया बेटा आपका नेट GST। बताइए नेट GST कितना है? और टैक्स अंडर RCM कितना? ये तो देना पड़ेगा ना टैक्स अंडर RCM, बोलो तो कितना देना पड़ेगा? सजेस्टेड में ये आंसर नहीं है, चेक करना एक बार। ये आ जाएगा मिनिमम GST पेड इन कैश। उन्होंने तो बस 22,500, 22,500, 12,600 दिया हुआ है आंसर, ठीक है। हमारे हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 6 का A, उसमें इस जगह पर मैं इसको जरा दोबारा ओपन करता हूं।
6 के एक ही बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो कूपन वाला पॉइंट था ये वाला, यहां लिखा है ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई जो 13,000 की गई थी अगेंस्ट रिडेम्पशन वाज मेड, सप्लाई कर दी गई है अगेंस्ट रिडेम्पशन ऑफ फूड कूपन जो इशू किया था दिसंबर में। तो हमने ये मिसरीड किया इसको कि हमने कहा कि अभी इसका रिडेम्पशन नहीं हुआ इसलिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। हमने ये बोला कि लॉ चेंज हो चुका है। जब ये पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था सितंबर 2025 में, तो उस समय जब इशू होता था डिबेंचर उसका वाउचर का, तब उसको सप्लाई मान लिया जाता था, यानी कि इसको सप्लाई ऑलरेडी दिसंबर के महीने में माना जा चुका होगा। और ये क्वेश्चन हम कौन से मंथ का कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट फरवरी का। तो जब मैं पहले सुन लीजिएगा वरना फिर से कंफ्यूजन होगी, दोबारा सुनिए। पुराना लॉ ये था सितंबर 2025 में जब ये क्वेश्चन पेपर आया था। ये मैं बार बार पुराना लॉ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कभी आप सजेस्टेड आंसर देखें और परेशान हो और वहाँ आंसर आपका मैच ना करे। सितंबर 2025 तक जो उसमें आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड में वो ठीक है, गलत नहीं है। अब क्या है ठीक, उस पर बात करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है जो इश्यू हुआ था दिसंबर में 2024 में उसकी सप्लाई कर दी गई है अगेंस्ट रिडेम्पशन। कौन से महीने में, फरवरी में। तो फरवरी के महीने में इसको हमें क्या लेना है बेटा, सप्लाई लेना है, टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, जो कि हम कह रहे थे सप्लाई नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमने इस लाइन को नहीं पढ़ा कि सप्लाई वाज मेड, सप्लाई कर दी गई है, तो इसको सप्लाई लिया जाएगा। 13,000 रुपये की सप्लाई है। 13,000 का बताओ बेटा 9% कितना आएगा, बताओ बेटा 13,000 का 9% कितना आएगा। 13,000 का 9% कितना बता रहे हैं, 1170 इसमें जोड़ देना 27,450 में। 27,450 है ना, उसमें 1170 जोड़ देना पिज्जा वाला, क्योंकि इसको सप्लाई लिया जाएगा फरवरी महीने की, फरवरी में सप्लाई की गई है। बताइए क्या आएगा, 28,600 और यहाँ पे भी ये इसमें 1170 ऐड कर देना, ये 28,620 आएगा। फिर 1,50,000 में से यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा और बचा हुआ 9,600 का क्रेडिट इसमें से मिलेगा। 28,620 में से 9,600 माइनस करो, कितना आएगा, 19,020 आएगा। और यहाँ से ये 30,000 माइनस करोगे नहीं लाएगा, ये आंसर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये हो गया 5 का बी। आप देख सकते हैं इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है, जो अभी हम 5 का बी देख रहे थे उसमें इन्होंने आंसर दिया हुआ है बेटा 27,000, ये दिया ना 27,450, 27,450, 41,400, और इन्होंने जो है ना उसको नहीं लिया टैक्सेबल सप्लाई, क्या बोलते हैं, पिज्ज़ा को। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ हो बेटा, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बता दे दिया पिज्ज़ा को कितनी बार। अब बेटा पिज्ज़ा दोबारा पकाना थोड़ी है, हो गया। दिसंबर में नहीं लेना था, फरवरी में लेना है। पुराने लॉ में दिसंबर में लेना था, फरवरी में नहीं लेना था। अब पुराना लॉ है ही नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम करेंगे तो वो सप्लाई माना जाएगा फरवरी में, खत्म हो गई बात बस। क्वेश्चन नंबर 6, वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये क्वेश्चन है बेटा, रजिस्टर्ड एंटिटी है कहाँ पर, जयपुर में, राजस्थान। होलसेल ट्रेडिंग करते हैं स्पोर्ट्स आइटम की, होलसेल ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है जी, होलसेल ट्रेडिंग करते हैं। VTPL लिमिटेड इनको शॉर्ट में कह रहे हैं। और इनकी कुछ इनवर्ट सप्लाई बताई है फरवरी 2025 में। पहला है इनकी सप्लाई है एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने मेंबरशिप ली है लोकल स्पोर्ट्स क्लब की ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और कंपनी उसकी बेटा स्पोर्ट्स क्लब की फीस पे करेगी। तो क्वेश्चन ये है कि इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा।
आपको याद होगा मेंबरशिप जो ये ब्लॉक क्रेडिट होगा, क्या होगा ये ब्लॉक क्रेडिट। हाँ अगर ये स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन होती ये मेंबरशिप तो फिर मिल जाता क्रेडिट, ठीक है। तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए इन्होंने एक परचेज किया है इक्विपमेंट ऑफ फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसको OEM कहते हैं, एज एन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन 26 फरवरी 2025। As per the terms of contract, the goods are to be delivered by the OEM to the transporter on behalf of the recipient at supplier's OEM place of business. The OEM handed over the equipment to transporter on 20th February 2025, but equipment physically received by VTPL on 2nd March 2025. एप्लीकेबल रेट जीएसटी के आपको दिए हुए हैं। तो देखिए OEM ने कब हैंड ओवर किया था व्हीकल, आप देख सकते हैं OEM ने हैंड ओवर किया था 28 फरवरी को, जबकि मिला कब है 2 मार्च को। आप ये पढ़ते हैं आईटीसी तब मिलता है जब गुड्स आपको रिसीव हो जाए, तो गुड्स आपको रिसीव हुआ है 2 मार्च को, मगर OEM में इसकी एक्सेप्शन है। OEM के केस में जिस दिन आपको गुड्स हैंड ओवर किया जाएगा उसी दिन आप क्रेडिट ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका गुड्स बाद में आए, तो फरवरी के महीने में ही आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। और कितना है इसका जीएसटी का रेट 6%, 6% के रेट से आप ले लेंगे CGST और 6% के रेट से SGST। अगर ये OEM का केस ना होता तो फिर मार्च में क्रेडिट मिलता है इसका जब ये रिसीव हुआ है। उसके बाद आता है जी ऑन 5th ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 5वां साल है हमारे इनकॉर्पोरेशन का, और VTPL अरेंज किया एक इवेंट फ्रॉम मैसर्स दक्ष इवेंट कंपनी फॉर कस्टमर्स मीट। मैसर्स दक्ष इवेंट कंपनी चार्जेस सिंगल प्राइस ऑफ इवेंट एज 2.5 लाख विच इज इंक्लूसिव ऑफ फूड चार्जेस ऑफ 40,000 एज पर द जनरल ट्रेड फॉलोड। मतलब इस इंडस्ट्री में जनरल ट्रेंड ये है इंडस्ट्री का कि फूड चार्जेस इवेंट के चार्जेस में जुड़े हुए होते हैं, अलग से नहीं दिखाते। तो ये एक प्रकार की कैसी सप्लाई है कंपोजिट, और कंपोजिट सप्लाई में जीएसटी प्रिंसिपल रेट के हिसाब से लगता है। तो फूड सप्लाई पर 14% रेट है जीएसटी का, और जो इवेंट है उस पर जीएसटी का रेट 9% है। तो इस पर बेटा 9% जीएसटी का रेट लगेगा। जो सप्लाई, कौन सी सप्लाई का जीएसटी रेट है प्रिंसिपल। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लगता है, और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट जो होता है वो लगता है। ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि ये जनरल ट्रेंड है जो इंडस्ट्री का चल रहा है, यानी कि परसेप्शन बना हुआ है कस्टमर का इवेंट के साथ साथ फूड भी मिलेगा। तो ये कंपोजिट सप्लाई है। इन्होंने बेटा एक ट्रक परचेज किया है, और ट्रक परचेज किया है इन्होंने, ठीक है, 14 लाख रुपए का, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए किया है। और आपने जो डेप्रिसिएशन क्लेम की है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है ना, वो क्लेम की है अपने गुड्स के ट्रक की वैल्यू पर 14 लाख रुपए पर। कोई बात नहीं, क्लेम करिए, आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ 14 लाख का कितने परसेंट, 14% है CGST और 14% है SGST। हाँ अगर ये इनकम टैक्स क्लेम कर लेते इंक्लूडिंग GST तो फिर इनको आईटीसी नहीं मिलता। तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन तो आ रहा है बार बार, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, रिवर्स चार्ज, इसका मिक्स होकर। एक क्वेश्चन आ रहा है किसी और रूल पर बनकर, चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, रूल नंबर 86 भी हो, और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके आईटीसी के चैप्टर पर। ठीक है ना, बोलो हाँ, ठीक है। बस यही बताना था। बता पाओगे बेटा? जरा जरा कैलकुलेटर उठाओ अपना। फर्स्ट वाले पे तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। यहाँ 10 लाख पे 6% कितना हो जाएगा? 60,000। 2.5 लाख का 9% कितना बनेगा? 22,500। और 14 लाख का 14% 1,96,000। तो 1,96,000 प्लस 60,000 और प्लस 22,500, बताइए कितना? 2,78,500। ये आंसर आएगा। 2,78,500 का CGST का क्रेडिट और 2,78,500 का क्रेडिट SGST का। फिर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप देख रहे होंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई का। मुकुल है, बैंक मैनेजर है, ट्रांसफ़र होता है कलकत्ता से जोधपुर राजस्थान में। इसकी फैमिली रांची झारखंड में रहती है। ये एक फास्टमैन कोरियर सर्विस लेता है जो रजिस्टर्ड कंपनी है कोलकाता में।
ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका गुड्स रांची से कहाँ, राजस्थान। कह रहे हैं बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो वो लोकेशन देखी जाती है जहाँ पे गुड क्या किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है। तो गुड हैंड ओवर देखो कहाँ किया गया है, गुड हैंड ओवर किया गया है रांची में, यानी कि झारखंड में। तो यहाँ पे झारखंड जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बोलो बेटा, ठीक है। ये आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई में जाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखना, उसमें ये आपको मिलेगा जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया जाता है। सेकंड देखिएगा, मैसर्स रवि बिल्डर ऑफ पुणे है, महाराष्ट्र। इन्होंने हायर किया मैसर्स बिल्डर एंड कंपनी जो आर्किटेक्चरल हैं, रजिस्टर्ड हैं अहमदाबाद गुजरात में। इनको डिज़ाइन करना एक प्लान, एक 21 फ्लोर की बिल्डिंग जो कि कहाँ होगी, कंस्ट्रक्ट होगी कहाँ पे, कनाडा में। तो आप बताइए ये कहाँ पर है बिल्डिंग, इंडिया में, इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में होती तो लोकेशन देखी जाती बिल्डिंग में, इंडिया के बाहर है तो लोकेशन देखी जाएगी रेसिपेंट की। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो पुणे महाराष्ट्र होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। कह रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 वेंकटेश स्टार्टेड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड त्रिपुरा। हिज स्टैटिस्टिक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आर एज अंडर। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई दी है 11 लाख और 5 लाख की। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है, ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल है बाई वेंकटेश, ये दी है बेटा एज ऑन एजेंट ऑफ गणेश एंटरप्राइज। इंट्रा स्टेट सप्लाई दी एक और नॉन टैक्सेबल गुड्स की, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। और लास्ट में कहता है कंप्यूट करना है, यहाँ से देखिए कंप्यूट करना है एग्रीगेट टर्नओवर वेंकटेश फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो हमको एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना है। आइए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर में हम पैन इंडिया बेसिस एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। तो राजस्थान की जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है 11 लाख वो आएगी, ये आएगी एग्रीगेट टर्नओवर में। ये 1 लाख भी आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। जो नॉन टैक्सेबल है ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल है वेंकटेश द्वारा एज एन एजेंट, ये आएगी बेटा। अगर कहीं आप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं किसी दूसरे के ब्याह पर, ये आपकी टर्नओवर में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेबल है। बोलो बेटा हाँ। अच्छा, दूसरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए 5 लाख आएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नीचे लिखा है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स कमीशन रिसीव एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट से आपको इंश्योरेंस कंपनी का कुछ कमीशन मिला है, कितने का, 50,000 का। तो बेटा ये आपकी सप्लाई का पार्ट है। इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर चार्ज। ये 1 लाख का है बेटा। जिस पर आपको अंडर रिवर चार्ज टैक्स देना हो वो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगी। आउटवर्ड सप्लाई आपकी मात्र कितनी है, 4 लाख। तो एक काम करिए 11 लाख तो ये लीजिए, बोलो बेटा हाँ या ना। एक 12 लाख और 2 ये कितना बन गया, 14 और 4 18 लाख। ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है। और आप यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं। बताइए इसको लायबल है ये रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं है। क्यों है बेटा ये, क्योंकि 2 जगह ये है, एक राजस्थान और एक त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो लिमिट है वो 10 लाख की है और राजस्थान में जो लिमिट है वो 20 लाख की है सर्विस के लिए, और गुड्स के लिए 40 लाख की है। तो देखिए किस चीज़ का काम कर रहा है, गुड्स का काम कर रहा है, सर्विस का लिखा होगा ऊपर, गुड्स एंड सर्विस दोनों। तो राजस्थान में लिमिट 40 भी नहीं रहेगी, 20, और त्रिपुरा में तो है ही 10। और अगर दोनों जगह काम कर रहे हैं तो लोअर वाली लिमिट ली जाएगी 10 लाख। अब आपने जैसे ये पढ़ लिया, सुन लिया, सब कुछ समझने के बाद भी आप इसको तभी लिख सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। स्टेट इन ब्रीफ द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ एन ई वे बिल विद रेफरेंस टू रूल नंबर। ये आपको ई वे बिल का प्रोविजन बताना है कि ई वे बिल जनरेट कब होता है। तो ई वे बिल जनरेट तब होता है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो
और कंसाइनमेंट वैल्यू बेटा एक्सीड करे 50,000 रुपए से ज़्यादा, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो इन रिलेशन टू सप्लाई या किसी अदर रीज़न से, इवन इनवर्ट सप्लाई आप ले रहे हैं और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल जनरेट होगा। आपको साथ में डिस्कस करना है बिल टू शिप टू मॉडल के केस में। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ई वे बिल कंसाइन में से कोई भी इशू कर सकता है, ठीक है, ये प्रोविज़न आपको बताना था। देखना और भी क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले इसकी ये लैंग्वेज पढ़ के देखो। ई वे बिल के केस में, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, ई वे बिल बाई सप्लायर टू रेसिपिएंट और थर्ड पर्सन सप्लायर कैन जनरेट ई वे बिल। फॉर इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल, ए ऑर्डर करता है बी को टू सेंड गुड टू सी, ए और बी में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। यहां पर रूल नंबर 86 बी बताना है कि उसने क्या इम्पोज किए हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो उसकी रिस्ट्रिक्शन साफ है, अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई एक वर्ष महीने में 50 लाख से ऊपर है तो आप आईटीसी से पेमेंट टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही कर सकते हैं। इसकी टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं। उनमें से एक एक्सेप्शन तो ये है कि आपकी 2 फाइनेंशियल ईयर में लास्ट इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का जो रिफंड है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, या फिर आपकी जीएसटी का रिफंड, जीएसटी की पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हो या इनकम टैक्स का रिफंड 1 लाख से ज़्यादा हो, है ना। बेटा मेरे लिए मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं मुझे कंफ्यूज करने के लिए। नहीं बेटा चुप रहो बेटा थोड़ी देर प्लीज़, मैं आपको अभी एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये है रूल नंबर 86 बी। रिस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल जहां टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो। याद रखना टैक्सेबल सप्लाई, इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई इंक्लूड नहीं होती। ओके, क्या है रिस्ट्रिक्शन? 99% ई क्रेडिट लेजर से देंगे, बाकी कैश लेजर से देना पड़ेगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि इनकम टैक्स आपने 1 लाख से ज़्यादा दिया हो, ठीक है, यही मैं आपसे बोल रहा था। 1 लाख रुपए से टैक्स ज़्यादा दिया हो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा रिफंड, आईटीसी का रिफंड। देखिए ज़रा, आईटीसी का रिफंड आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा दिया हो बिकॉज ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड सप्लाई। तीसरा हमने बताया आपको कि आपकी जो क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी है, जिस महीने के लिए आप रूल नंबर 86 बी देख रहे हैं, है ना, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का आपने 1% तक पिछले महीने तक, पिछले पीरियड तक कैश में जमा कर दिया हो, जैसे कि हमने आपको मई 2026 के क्वेश्चन में दिखाया था। और फिर इसके बाद एक और बेटा इसमें एक्सेप्शन है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, स्टेटूटरी बॉडी है तो रूल नंबर 86 बी नहीं लगता। और ये एक अमेंडमेंट है जो मई 26 के एग्ज़ाम से एप्लीकेबल हुई है ऑनवर्ड्स। अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरर है और वो गुड्स स्पेसिफाई जो रूल नंबर अंडर रूल 31D आते हैं, जैसे कि पान मसाला वगैरह, जिन पर रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर वो जीएसटी पे करता है, उसको भी रूल नंबर 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है कि क्या है ये, तो आप जाके मई 2026 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जीएसटी का रिफंड है और इनकम टैक्स पेड है। इनकम टैक्स पेड 2 साल का देखना है और जीएसटी का रिफंड 1 साल का। हो जाती है ऐसी कंफ्यूजन। आगे चलिए। अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। यस, GSTR1 कैन नॉट बी फाइल बिफोर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। NRTP और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में आप बिफोर एंड ऑफ टैक्स पीरियड आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यही पूछा है। और साथ में क्या एक्सेप्शन बताओ। अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, सप्लाई गुड्स करता है इको को, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। यस, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट एनी 5 सच कंडीशन विद रेफरेंस टू नोटिफिकेशन, जो सेक्शन नंबर 23 में है। आइए बेटा मैं ये आपको 5 चीज़ें पढ़ा देता हूँ क्या क्या वो कंडीशंस है। देखिए यहाँ लिखा है टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1। इसकी एक्सेप्शन हमने बता दी, कैजुअल टैक्स पर्सन और कैंसिलेशन ऑफ
GSTIN। कब कब इनको डी बार किया जाता है वो भी बता दिया। फिर ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है दूसरा वाला, प्रिस्क्राइब कंडीशन आर एज अंडर सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये उसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन बिना रजिस्ट्रेशन के भी सप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, मगर कैसी सप्लाई नहीं करेगा, इंटर स्टेट। कोई भी सप्लाई नहीं करेगा गुड्स की वो ई को इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ पेन इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और बेटा सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई को, मतलब वो अपना डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेयर करेगा कॉमन पोर्टल पर अपना पैन, अपना एड्रेस, अपना स्टेट। सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर। सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू इको अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर। मतलब ये बहुत सारी कंडीशन है जो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इको के थ्रू अपने गुड्स सप्लाई करने पर फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के इको के थ्रू अपना गुड सप्लाई कर सकता है। आइए बेटा अब हम इसमें देखते हैं MCQ और उसके बाद ये क्लास बेटा समाप्त। MCQ होंगे, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे बेटा? केस सिनेरियो थर्ड से। ये है जी केस सिनेरियो थर्ड। महादेव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी। बेटा इस हाउसिंग सोसाइटी को लेकर आप एग्जेम्पशन के चैप्टर में जाना, बहुत कुछ दिया हुआ है हाउसिंग सोसाइटी को लेकर एग्जेम्पशन के चैप्टर में। जब आप एग्जेम्पशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पूरा, हमने एक एग्जाम्पल बना के वहाँ दिया हुआ है। कह रहे हैं रजिस्टर्ड अंडर GST इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। सोसाइटी में टोटल 200 फ्लैट हैं और कितनी शॉप्स हैं बेटा? 20 शॉप हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में 200 फ्लैट हैं और क्या है बेटा? 20 शॉप हैं। देखिए ब्लॉक ए में 3 BHK के 50 फ्लैट हैं, ब्लॉक बी में 4 BHK हैं, ब्लॉक सी में 3 BHK हैं, ब्लॉक डी में 4 BHK हैं, ब्लॉक ई और एफ में शॉप्स हैं। सोसाइटी रिसीव्ड ऑब्लिक पेड द फॉलोइंग अमाउंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहले इनको मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट हुआ इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स ₹1000 फॉर ए 3 BHK फ्लैट, 1500 फॉर ए 4 BHK फ्लैट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अमाउंट फॉर ईच यूनिट ऑफ 3 BHK फ्लैट, 3 BHK का एक फ्लैट का इन्होंने 8000 रुपये कलेक्ट किया है। किस नाम पर? ये इन्होंने आप ऐसे कह लीजिए मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। और 10,000 रुपये इन्होंने लिया है किसका बेटा? 4 BHK फ्लैट का। और इसमें से इसके अंदर बेटा इंक्लूडिंग है, लिखा है मंथली चार्जेस कलेक्ट किए हैं और इसमें इंक्लूडिंग है 1000 रुपये, यानी कि इसमें से 1000 माइनस करो, ये वैल्यू कितनी आई? 7000। इसमें से 1500 माइनस करो, ये कितना आया? जाके देखना एग्जेम्पशन के चैप्टर में कितने अमाउंट के बाद टैक्स लगना शुरू होता है, चेक करो जाके बेटा सब लोग। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम ई शॉप 7000 है ड्यूरिंग द मंथ। इंटरेस्ट 75,000 रिसीव हुआ ऑन FD विद द नेशनलाइज बैंक। कुछ जनरेटर के बारे में बात कही गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और है। टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सोसाइटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई पूछ रहा है। आइए बताते हैं उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी है। 3 BHK के कितने फ्लैट हैं बेटा? 100। और 4 BHK के कितने फ्लैट हैं? 100। तो चेक करिए बेटा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कितने रुपए का एक मंथ का वो मिलता है मेंटेनेंस मंथली चार्जेस जो RWA चार्ज करती है, हाउसिंग सोसाइटी चार्ज करती है। ये आपको एग्जेम्पशन के चैप्टर में मिलेगा। 7500 पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर। तो इसमें तो 7000 रुपये ही मिले हैं बेटा, बोलो 7500 पर मंथ पर मेंबर है ना?
पर मंथ पर मेंबर। तो यहाँ पे तो शॉप में तो 7,000 रुपये ही मिले हैं, म्युनिसिपल टैक्स तो हटा दो ना। बोलो तो बताओ, मैं म्युनिसिपल टैक्स जोड़ के बताऊं या हटा के बताऊं? हटा के बता रहा हूं। 7,000 इंटू में बेटा कितनी शॉप है? 100, सॉरी कितने फ्लैट हैं? 100 ना। तो 7,000 100 करोगे तो 7 लाख तो ही आ जाएगा, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। और शॉप कितनी है बेटा? 20 शॉप है, हर एक शॉप से कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं? 7,000। तो 20 शॉप के निकालो, 7,000 के हिसाब से कितना बने? हाँ 140। अच्छा, और देखना और क्या क्या मिला है इसको। मेंटेनेंस चार्ज हो गया। इंटरेस्ट 75,000 रुपये रिसीव हुआ ऑन एफडी विद ए नेशनलाइज बैंक। बेटा ये भी कोई टैक्सेबल टर्नओवर नहीं है, पैसे तो रिसीव हुए हैं ना, ठीक है। 4 जनरेटर ईच कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर पावर बैकअप ऑफ द ब्लॉक of which 2 were installed for 3 BHK block, 2 for 4 HK block. The amount capitalized in the books but no depreciation charge. इसको तो हम ITC में देखेंगे। पाइप और अदर सैनिटरी फिटिंग जिसका 25,000 रुपये खर्च हुआ है ब्लॉक ए में रजिस्टर्ड सप्लायर से और डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के दिखाया है इसको। 3 मेंबर हैं जिनके पास 2 यूनिट हैं, 3 मेंबर्स हैं ओन 2 यूनिट्स ईच ऑफ द 3 BHK टाइप। बेटा 3 मेंबर हैं जिनके पास कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट हैं। 3 मेंबर ओन 2 यूनिट। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। 3 मेंबर हैं ओन 2 यूनिट ईच, मतलब 3 मेंबर ऐसे हैं, मान लो इनके नाम है ABC, इनके पास 2-2 फ्लैट हैं और दोनों 3 BHK के हैं। तो वहां लिखा है पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर फ्लैट नहीं है। यानी कि इससे 7,000 इस वाले फ्लैट का लेते होंगे, 7,000 इस वाले फ्लैट का, दोनों मिला के कितना लेते होंगे? 14,000। तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा ये वाला, क्योंकि 7,000 पर 500 पर मंथ पर मेंबर है। अब ये एक अकेला ही मेंबर के पास कितने यूनिट हैं? 2-2 फ्लैट है। बोलो बेटा, तो अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ये तो 3 के पास 2 है ना, तो 6 चले गए हमारे, 3 इंटू 2 6 चले गए ना, 6 फ्लैट चले गए। अब बचे कितने बेटा फ्लैट? फिर जरा 7,000 इंटू 94 करना बेटा, कितना बनेगा? 6,58,000 और शॉप के 1,40,000। टोटल करना इनका कितना आएगा? 798,000। और देखना और कोई कैलकुलेशन तो नहीं रह रही हमारी। जो एग्जेम्प्ट हो। देखिए इस क्वेश्चन में कई जगह पे मुझे एरर ऐसे दिखती है। यहाँ एक कहा गया है 3 मेंबर्स हैं, ओन करते हैं 2 यूनिट ईच ऑफ 3 BHK। 2 तरह के BHK टाइप हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक सी। उसमें 3 ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक ए में भी मेंबर हैं और ब्लॉक सी में भी मेंबर हैं। तो वो ब्लॉक ए और ब्लॉक सी में जब वो मेंबर होंगे तो हमको वहाँ पर बेटा 7,000 ब्लॉक ए के लिए देते होंगे और ब्लॉक बी के लिए 7,000, टोटल मिला के वो 14,000 रुपये बनेंगे। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर आंसर मैच करने की बात है तो आंसर आप ऐसे मैच कर सकते हैं। ये वाला तो एग्जेम्प्ट है 3 BHK वाला, क्योंकि इसका जो म्युनिसिपल टैक्स हटाकर अमाउंट आ रहा है वो 7,000 है। उन्होंने कहा है कि बताओ जी आपकी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है। तो हमने कहा कि भाई वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ये जो 3 BHK वाला है ये एग्जेम्प्ट है। 7,000 जो मिला उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, 1,000 जो म्युनिसिपल टैक्स का मिला उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टोटल ऐसे कितने फ्लैट हैं? 100। और ये जो 4 BHK वाले फ्लैट हैं ये भी 100 फ्लैट हैं,
इसमें से 10,000 में से 8,500 टैक्सेबल है और 1,500 जो हमको म्युनिसिपल टैक्स का मिला है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। और प्लस जो शॉप हैं वो 20 शॉप हैं, उनका हर शॉप का कितना रुपया मिलता है, 7,000। सब मिला के चेक करो ये कितना आएगा। ये आएगा 8,000 इंटू 100 8 लाख, 1,500 इंटू 100 1.5 लाख और 70,000 इंटू 20 1,40,000। टोटल मिला के कितना बता रहे हैं आप, 10,90,000। इसके अलावा इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 75,000 रुपये का नेशनलाइज बैंक से, और किसी को इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो कुछ ऐसे हो गई ये कैलकुलेशन, 7,000 प्लस 1,000। ये बेटा मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है ये, सिर्फ आंसर मैच करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ये 75,000 ये आंसर उन्होंने दिया हुआ है। टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 11,65,000, और ये ए आंसर इन्होंने दिया हुआ है। इसको कहीं लिख लेना बेटा, ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ। कौन से उसका क्वेश्चन है ये, सितंबर 2025 MCQ 9 है ना। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कैसे आया, 100 फ्लैट जिनसे मिला 7,000 प्लस 1,000, ये 3 BHK वाले हैं। 4 BHK वाले में कितना एग्जेम्प्ट है, 1,500, और बेटा 20 शॉप हैं जिनसे 7,000 मिला, प्लस इंटरेस्ट का कितना 75,000। टोटल मिला के क्या बना, 11,65,000। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हमको आईटीसी बताना है जो सोसाइटी अवेल कर सकती है। याद रखिएगा सोसाइटी वही चीज़ अवेल कर सकती है टैक्स जो उसकी टैक्सेबल सप्लाई हो। देखिए ब्लॉक ए एग्जेम्प्ट सप्लाई में है, ब्लॉक बी टैक्सेबल सप्लाई में, ब्लॉक सी एग्जेम्प्ट सप्लाई में, ब्लॉक डी टैक्सेबल सप्लाई में है। तो ये टैक्सेबल सप्लाई में, ये टैक्सेबल सप्लाई में, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में, ये दोनों एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए आईटीसी मिलेगा। क्या क्या इन्होंने लिया है, 4 जनरेटर लिए हैं इन्होंने, जिसमें से 2 जनरेटर ये 3 BHK के लिए इंस्टॉल किए हैं और 2 जनरेटर 4 BHK के लिए। तो जो जनरेटर 4 BHK के लिए उसी का IGST मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक पाइप एंड अदर सैनिटरी आइटम के लिए 25,000 रुपये खर्च किए ब्लॉक ए के लिए। ब्लॉक ए के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। ये MCQ नंबर 10 है। आईटीसी मिलेगा आपको ब्लॉक बी के लिए प्लस ब्लॉक डी के लिए। उनके लिए आपने जनरेटर लिए हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए का जनरेटर है। 9% के रेट से बताइए कितना बनेगा, 18,000 CGST और 18,000 SGST। MCQ नंबर 11 है। क्या है MCQ नंबर 11, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बतानी है। तो ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी आज से ब्लॉक बी और डी के लिए निकालेंगे। जीएसटी ऑन ब्लॉक बी एंड ब्लॉक डी। आउटपुट टैक्स बता दीजिए, 8,500 रुपये। वैसे तो ले रहे हैं आप 10,000, मगर 1,500 का म्युनिसिपल टैक्स है, 100 रुपये के हिसाब से ये बना 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए का 9% बता दीजिए कितना आएगा, 76,500 ये CGST और 76,500 SGST। इसके MCQ नंबर 9 को मैं किसी तरीके से भी वैलिडेट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बेटा पूछने की भावुकता के साथ क्वेश्चन कोशिश की गई है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझको थोड़ा सा डाउट है आंसर के मैच करने पर। वो ज़बरदस्ती से आंसर मैच किया गया, वरना उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि जो 3 लोगों के पास 2 डबल यूनिट उन्होंने होल्ड किया हुआ है। चलिए छोड़िए उसको बात को, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 केस नंबर 4 पे पहुंचते हैं। रघु इम्पैक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज इन्वॉल्वड इन सप्लाइंग स्टेशनरी आइटम पैन इंडिया बेसिस। The company did not opt for registration under GST. The proper officer of GST, based on inquiry, find that the company is liable for registration. He registered it on temporary basis on 21st January.
द कंपनी मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है जी, आगे कहते हैं टू तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर एन इनवाइस वैल्यू 2,60,400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिलीवरिंग एट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट यूपी जीएसटी दिल्ली को। इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 द कंपनी फाउंड दैट वाइल इशूइंग इनवाइस टू अ कस्टमर द कंपनी एरोनियसली चार्ज हायर वैल्यू बाय ₹52,000। इसके लिए क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। सच इनवाइस वाज इशूड ऑन 31 मार्च। कंपनी इशूड द क्रेडिट नोट। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने 1 अक्टूबर को क्रेडिट नोट इशू कर दिया। कंपनी ने रेलिवेंट एनुअल रिटर्न 15 जून को फाइल कर दी और रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर उन्होंने फाइल करी 31 अक्टूबर और 19 नवंबर को। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस सिनेरियो गिवन अबाउट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है ऑन गेटिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन रघु नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर किसी का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सू मोटो कर देता है डिपार्टमेंट, तो फिर आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद या तो आप उसको कैंसिल करवाइए या फिर मतलब अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इसकी टाइम लिमिट आपको मिल जाएगी। पहले आप देखिए इसके अंदर क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कौन सी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट पर हो रहा था, वो देखिए। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ था कौन सी डेट पर, 21 जनवरी, बोलो। 21 जनवरी से आप बेटा 90 डेज का समय दिया जाता है आपको। कितने दिन का? 90 डेज, यानी कि तकरीबन 3 महीने। तो 3 महीने कहाँ बनेंगे इसके? फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, ये आंसर हो गया। चेक कर लेना बेटा इसका। 12 नंबर का सी नंबर आया है। डी है, सी है। तो 90 डेज का समय है। ये आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फेब द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू टोटल जीएसटी टीडीएस। अच्छा, ये टीडीएस की बात क्यों आई? देखो, इन्होंने किसको सप्लाई किया था? तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इनवाइस वैल्यू कितनी थी? 2,60,400 जीएसटी जोड़कर। तो 2,60,400 को 105 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 2,48,000। 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड मटेरियल सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फरवरी द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू अ टोटल टीडीएस ऑफ रुपीज इग्नोरिंग बाइफर्केशन। अच्छा, जो टीडीएस होता है वो 1% 2% बनता है ना? हाँ ना, बोलो बेटा। ठीक है। अच्छा, देखना उसके अलावा भी उन्होंने किसी और को भी, हाँ, इन्होंने एक सप्लाई की है यूपी जीएसटी को, है ना? यहाँ पे इनवाइस वैल्यू कितने का है? 280 का। 280 को डिवाइड करो बेटा 112 से और 100 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना? ये 2.5 लाख आ रहा है। इस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इन्होंने 2,97,360 रुपए की, इसको बेटा डिवाइड करो 118 से 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया ये? 252। 2,52,000 का 2% बताओ। बस यही टीडीएस आएगा बेटा। ना यहाँ टीडीएस लगेगा ना यहाँ टीडीएस लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। और तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट थे। अगर तीनों एक डिपार्टमेंट होते तो तीनों को जोड़ के 2.5 लाख देखते। तो बेटा क्या बनेगा अब देख लो, 5,040 ये वाला। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट इन जीएसटी रिटर्न। आप सबसे पहले देख लो क्रेडिट नोट कौन से दिन इशू किया गया था। क्रेडिट नोट कब इशू किया गया था? 1 अक्टूबर 2024 को। तो 1 अक्टूबर 2024 जो फाइनेंशियल ईयर है इसका 24-25 है, और 24-25 की जो 30 नवंबर आएगी वो 30 नवंबर 2025 होगी, है ना? और एनुअल रिटर्न कब फाइल किए? 15 जून 2025। तो 30 नवंबर 2025 और 15 जून 2025। बेटा बताओ विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। कौन सा क्वेश्चन है ये? 14। What is the maximum time limit available for declaring the details of such credit note in GST return?
उसमें क्या 15 जून होगा ना फिर इसका आंसर, बोलो हाँ। नहीं, मैं उसे दे क्या रखा है उसे छोड़ो, आप ही बताइए। 30 ये था ना 10 अक्टूबर क्या था 2024, क्रेडिट नोट जो इशू हुआ था 1 अक्टूबर 2024 को। तो इसके फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर 2025 और 25 जून 2025, यही है ना, देख लो बेटा। 25 जून को ही रिटर्न फाइल की गई आई थिंक, सॉरी 15 जून को। एंड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 24, ये तो सितंबर मंथ की और अक्टूबर मंथ की है रिटर्न। तो इसमें आंसर आएगा 15 जून। आप क्या कह रहे हो, क्या दिया हुआ है 19 नवंबर? नहीं 19 नवंबर तो नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए एक और एरर है इसमें, ठीक है, क्लियर है। क्रेडिट नोट इशू करने की यही टाइम लिमिट होती है ना, बोलो बेटा। सिर्फ एक जगह है जहां पे सितंबर मंथ की रिटर्न देखते हैं, वो है कंपोजिशन स्कीम वाले में, है ना। बाकी सब जगह तो 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब यहाँ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 15 जून को हो रहा है, तो 15 जून ही देखेंगे, है ना। मिस्टर अनंत एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, rented his commercial building to Messrs ABC and Company, a registered partnership firm under GST in the state of Tamil Nadu. For the month of November, the firm paid rent on 29 November, whereas the invoice was issued by Mr. Anand in advance on 25 November. Time of supply for the purpose of payment of GST for the above transaction will be dash. If payment entered in the books of account on 29 November. बेटा इसमें पूछा क्या गया, अनंत क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेंट की है क्या, कमर्शियल बिल्डिंग, किसको की है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को। क्या लगेगा यहाँ पर, आरसीएम। आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई जो देखी जाती है वो अंडर सेक्शन देखी जाती है 13 सबसेक्शन 3। टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट देखो पहले तो नवंबर, यहाँ लिखा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024 फर्म पेड रेंट 29 नवंबर 2024 को, जबकि तो एक तो हो गई बेटा आपकी डेट 29 नवंबर 2024 और इनवाइस इशू हुआ है एडवांस के लिए 25 नवंबर 2024 को। तो 61 दिन गिने जाएंगे फ्रॉम 25 नवंबर 2000 किससे 24 से। इन दोनों में जो डेट अर्लियर आएगी वो 29 नवंबर ही होगी, बोलो बेटा। तो इसका आंसर 29 नवंबर आएगा। फिर नीलाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट, सफल प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट, स्पॉन्सर्ड द समिट। स्पॉन्सरशिप सर्विस में भी आरसीएम लगता है। पेड अ स्पॉन्सरशिप सर्विस 1.5 लाख टू नीलाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द गोडबोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सफल प्राइवेट लिमिटेड provided the taxable services worth 40,000 to Safal Private Limited in the capacity of director in this regard. यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। टोटल वैल्यू बतानी है प्राइवेट लिमिटेड की जिस पर वो जीएसटी पे करेगी एज पर द प्रोविजन एप्लीकेबल टिल 28 फरवरी। चलिए तो बताएंगे बेटा। 1.5 लाख रुपए का तो वो है, क्या नाम है, स्पॉन्सरशिप सर्विस फी, और 40,000 की है तो टोटल 1,90,000। चेक कर लेना आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए किसी पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।